अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से, जहां हमने देखा कि कल कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान के दरमियान बहस हुई है, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान में क्रॉस टॉक भी की गई है और उसके साथ साथ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद की और कहा कि पार्टी का रहनुमा जनरल बाजवा से मिलने के लिए डिग्गी में छुप कर गया था, जिसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI की मुनाफकत की अलामत करार दिया। मजीद उन्होंने कहा कि PTI के जो 9 मई के वाक़यात हैं और अभी हम देख रहे हैं फ़ौज की तौहीन के हवाले से जो मुसलसल इक़दामात हैं, उसने मुल्क की सियासी फ़ज़ा को मज़ीद बिगाड़ दिया है। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान के फ़ैसलों पर भी तनकीद की, जिन्होंने काबीना में वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के फ़ैसले की भी हिमायत की थी। अली मोहम्मद खान ने भी ख्वाजा आसिफ की तकरीर के जवाब में खूब शोर शराबा किया, जिस पर वज़ीर दिफा ने तबसरा किया कि उन्होंने इनकी दुम पर पैर रख दिया है। तो ये गैर अखलाकी किस्म के जुमले भी हमने देखा, हम काफ़ी बार कौमी असम्बली के जो फ्लोर हैं उसकी जीनत बनते आए हैं। स्पीकर की जानिब से बार बार मुदाखलत भी की जाती रही, लेकिन जो गर्मी सर्दी का माहौल था वो कौमी असम्बली इजलास में कल देखने में आया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर होने का इंकशाफ। दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। मोहरों में नस का दब जाना और कमर से टांग तक के दर्द का इलाज अब घर पर करें। और आपकी मुलाकात कराएंगे उभरती हुई अदाकारा मिराल इसबाह से। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज अगर हम तरक्की की दौड़ में अभी भी तरक्की पजीर ममालिक में देखें तो शुमार हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ तालीम है और तालीम की इस दौड़ में हम इलाकाई ममालिक से भी पीछे हैं। मुल्क में शरह ख्वानगी 58% से बढ़ नहीं रहा है। हमारी तमाम हुकूमतों ने तालीम को कभी भी अपनी अव्वलीन तरजीह नहीं बनाया है। एक मजबूत और जामे तालीमी पॉलिसी ना होने की वजह से हम तालीम जैसे अहम तरीन काम नहीं कर सके। अब भी मुल्क में तालीम के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि 2 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। ये इंकशाफ वज़ारत तालीम की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की गई एक तहरीरी रिपोर्ट में किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 5 से 9 साल की उम्र के 1 करोड़ 7 लाख 74,890 बच्चे और बच्चियाँ स्कूल नहीं जाते, जिनमें 49,72,949 बच्चे और 58,01,941 बच्चियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10 से 12 साल की उम्र के 49,35,484 बच्चे मिडिल तालीम से महरूम हैं, जिनमें 21,06,672 बच्चे और 28,28,812 बच्चियाँ शामिल हैं। मजीद यह कि 45,45,537 तलबा तालिबात हाई स्कूल की तालीम से भी महरूम है, जिनमें 23,06,882 तलबा और 22,38,655 तालिबात शामिल हैं। ये आदाद शुमार मुल्क में तालीम की पस्ती की निशानदेही करते हैं और इस बात की ज़रूरत पर जोर देते हैं कि तालीम के शोबे में फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि बच्चों को स्कूलों में वापस लाया जा सके। ये आदाद शुमार हमारे मुल्क में तालीम की पस्ती की वाज़ेह निशानदेही करते हैं और इस बात की ज़रूरत पर जोर देते हैं कि हमें फौरी और मौसर इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा, जो इस संगीन मसले पर रोशनी डालेंगे और हमें बताएंगे कि हम किस तरह से इस बहरान से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तालीम के बगैर ये हम सभी जानते हैं कि मुल्क की तरक्की जो है वह नामुमकिन है। हमने इस पर तवज्जो भी नहीं दी है। जब भी हम अपने बजट को भी देखते हैं, तालीम का बजट बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है। एक बच्चे का स्कूल ना जाना ये कितना बड़ा नुकसान है, इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। आप इस पर क्या कमेंट करेंगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। देखिए, वज़ारत तालीम ने एक और रिपोर्ट इस साल प्रेजेंट कर ली है, लेकिन ये कोई न्यूज़ तो नहीं है ना हमारे पास। मेरे ख्याल में जब से मेरा पिछला 15-20 साल का जो भी एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, मैंने तो कभी 2 करोड़ से नीचे का फिगर नहीं सुना है कि 2 करोड़ से कम बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमेशा हमारा 2-2.25 करोड़, तो पिछले 10 साल से हम ये फिगर सुनते आ रहे हैं। दुनिया भर में आई थिंक हमारा भी कभी पहले नंबर पर आ जाते हैं, कभी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम।
आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मामले में, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा मैं आपके जो नंबर्स हैं उसमें मज़ीद आपको बता दूं कि देखिए हर साल हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हर साल तकरीबन 50 से 60 लाख बच्चा आपकी आबादी में ऐड हो रहा है। इस वक्त 5 से 16, ये तो आपने 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों का बताया है ना कि तकरीबन इसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। लेकिन आप ये सोचें कि अभी आपके पास तकरीबन 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र से नीचे हैं, जो पैदा हो चुके हैं लेकिन 5 साल की उम्र से नीचे हैं। उनमें से तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चा ऐसा है, 1.25 से 1.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जो स्टंटेड है, जो माल नरिश्ड है, जिसके पास खाने पीने को घर तो वो पैदा होने से पहले ही वो माल नरिशमेंट का शिकार हो जाता है क्योंकि उसकी माँ माल नरिश्ड है। और वो बच्चा, इसका मतलब है कि अपनी एज के हिसाब से अपनी हाइट से भी छोटा रहेगा, अपने वेट से भी छोटा रहेगा। बाय द टाइम वो 5 साल का होकर स्कूल जाने की उम्र में पहुंचेगा, ये 1.5 करोड़ बच्चा मजीद अगले 2-3 सालों में। तो ये ना सिर्फ बीमारियों का शिकार होगा, ये स्कूल नहीं जा सकेगा, ये स्कूल जाएगा तो ये पढ़ लिख नहीं सकेगा। 40% पॉपुलेशन आपकी मुख्तलिफ, आपने सुना होगा कि इस वक्त पावर्टी लाइन से नीचे है। बेयरली वो मतलब अपने एंड्स मीट कर पा रहे हैं या अपने बच्चों को खिला पिला सक रहे हैं या अपनी छत ऊपर सर पे सलामत रख सक रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपकी आबादी का मैं आपके सामने एक स्केच, एक नक्शा पेश कर रही हूँ कि ये नक्शा है। तो सिर्फ ये 2 करोड़ 60 लाख की जो फिगर है, ये हर साल इस पे मजीद लाखों एडअप होते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं मुल्क में तालीम की शरह में कमी की बड़ी वजूहात में हुकूमत की जानिब से जो तालीम को तरजीह नहीं दी जा रही है वो ये शामिल है? आपके ख्याल में हुकूमत की जो मौजूदा तालीमी पॉलिसी है वो काफ़ी है, इसमें कोई तब्दीली भी होनी चाहिए, लोगों को अपने तौर पर भी कुछ फोकस करना होगा? कोई सीरियसनेस नहीं है। देखिए सीरियसली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, एक बुनियादी है, कोई सीरियस नहीं है। रिपोर्ट आप जितनी मर्जी ले आएँ, जितना मर्जी शोर मचा लें, ये फिगर सबको रट चुकी हैं, पॉलिटिशियन से लेकर आम आदमी तक जिसका एजुकेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर जस्ट नॉट सीरियस, वी डू नॉट वांट टू डू इट। और वो रिफ्लेक्शन आपके वो डेली आपको पता है कि मीडिया में भी नज़र आती है, हमारी जो जिस किस्म की प्रायोरिटीज़ हैं, हम किन कॉन्वर्सेशंस में इंगेज करते हैं उसमें भी नज़र आती है। हमारा ओवरऑल जो कंट्री का बजट है उसके अंदर कितनी स्पेंडिंग हम फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे एजुकेशन के ऊपर करते हैं, जो आपको पता है मिनिस्क्यूल है। अगर आप वो देखते हैं कि हमारे फ़र्ज़ करें 9,000 बिलियन का बजट है, तो उसमें आधे से ज़्यादा तो आपका पेंशन्स में और सब्सिडीज़ में और वो जो आपके डेट्स हैं उनको सर्विस करने में निकल जाता है। आपके पास डेवलपमेंट और फिर विद इन दैट उसके अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और उसमें एजुकेशन और हेल्थ, ये तो कहीं पर फैक्टर ही नहीं करता। देखिए आप अपने स्कूलों की वो देख ही लेना, काफ़ी सालों से आपके जो पब्लिक स्कूलों की या स्कूलों की जो तादाद है वो तकरीबन 2.25 लाख स्कूल हैं आपके पास। इतनी बड़ी आबादी के लिए 2.25 लाख स्कूल हैं ऑल ओवर द कंट्री। उसमें से आपके पास तकरीबन 1.5 लाख जो है या उससे थोड़े कम आपके पास प्राइमरी स्कूल आ जाते हैं। आपके पास तकरीबन 50,000 से कम आपके पास मिडिल स्कूल हैं, 35,000 के करीब, 40,000 से कम आपके सेकेंडरी स्कूल आ जाते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई 3 से 4-5 हज़ार के करीब आपके हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट के लेवल पे। तो आप स्कूलों की तादाद ही देख लें कि प्राइमरी स्कूल के बाद, अव्वल तो प्राइमरी स्कूल काफ़ी नहीं है, वो बच्चों के ना जाने की स्कूल सबसे बड़ी वजह यह है कि आसपास कोई स्कूल नहीं होता। छोटा बच्चा कितनी देर पैदल चल के जाएगा, हर एक के पास गाड़ी तो नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं है, तो आपके पास तो स्कूल ही नहीं है। और जैसे जैसे आप प्राइमरी की सतह से ऊपर जाते हैं तो स्कूल ना होने के बराबर होते जाते हैं, उसमें लड़कियों के स्कूल और कम हो जाते हैं। 30% बच्चा आपका पाँचवीं क्लास के बाद वैसे ही ड्रॉप आउट हो जाता है। उसके अलावा जो मैंने आपको पावर्टी के मसाइल बताए हैं, पेरेंट्स को बच्चों को उठाकर स्कूल से काम पे लगाना पड़ता है, अगर काम पे नहीं भेजना तो बच्ची को घर पे काम करवाया जा सकता है। पावर्टी एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हम समझते हैं। मेरे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे लिए ये बात समझना शायद बहुत मुश्किल है कि ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की जरा हमारे पास कमी है। मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि अब ये जो तमाम मुश्किलात हम देख रहे हैं तालीम के हवाले से हैं, 77 साल गुजर चुके हैं, आप क्या समझती हैं फौरी इक़दाम क्या हो सकते हैं? Look, you have to build more schools. आप खुद बनाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है स्कूल खुद बनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाएं। टीचर्स की शॉर्टेज है, पिछले दिनों खबर आई हुई थी बलूचिस्तान में आपका 3,500 स्कूल डिसफंक्शनल है 15,000 स्कूलों में से, क्योंकि टीचर नहीं है। तो स्कूल बनाएं, अच्छे टीचर हायर करें, अच्छे टीचर को भी छोड़े, टीचर हायर करें। यू डोंट हैव टीचर्स। 30% स्कूल आपके ऐसे हैं जहाँ पर मल्टी ग्रेड टीचिंग हो रही है, एक टीचर
मल्टीपल क्लासरूम्स को पढ़ा रहा है। तो ये आपके बेसिक मसाइल हैं 50,000 स्कूलों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे तिब्बी मसले पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर तो आम लगता है, मगर अगर नज़रअंदाज किया जाए तो फिर शदीद तकलीफ का सबब बन सकता है। वो है नस दबना या फिर जिसे नर्व कंप्रेशन कहा जाता है। इस मसले के बारे में हम आज आपको मालूमात भी फराहम करेंगे और साथ ही घरेलू इलाज के चंद आसान तरीके भी बताएंगे। पहले इस बीमारी के बारे में हम आपको बताते चलें। नर्व कंप्रेशन की सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म में किसी हिस्से पर दबाव की वजह से आसाब पर दबाव पड़ता है और इसके नतीजे में दिमाग को दुरुस्त सिग्नल नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से मुतासरा हिस्से में दर्द, सनसनाहट और कमज़ोरी जैसी अलामात सामने आती हैं। नर्व कंप्रेशन के मसाइल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकते हैं, जैसे कि जिस्म के किसी मखसूस हिस्से पर बार बार दबाव पड़ता है, हड्डी या मोहरे की हरकत है, मोटापा है या फिर नाकिस जिस्मानी हरकत व सकनात हैं। इस मसले की अलामात में मुतासरा हिस्से में सुन होना, जलन, मसल्स में कमज़ोरी और दर्द शामिल हैं। नस दबने के मसले से बचने के लिए तर्ज ज़िंदगी में अगर हम चंद तब्दीलियाँ करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारी मुफीद साबित हो सकती हैं, जैसे कि हल्की फुल्की वर्जिश करना, चहलकदमी को मामूल बनाना और जिस्मानी वज़न को कंट्रोल में रखना। इससे न सिर्फ मौजूदा मसला कम होगा बल्कि इन फ्यूचर भी इससे बचाव मुमकिन है। अगर नस दबने की अलामात कई दिन तक बरकरार रहें या शिद्दत इख्तियार कर जाएँ तो फ़ौरन डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू किया जाए। ऐसे मसाइल जैसे चीज़ें पकड़ने में नाकामी हो रही हो, मसाने का कंट्रोल आपका उसमें ख़राब हो रहा हो या मुतासरा हिस्से में आपका जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है, तो फिर फौरी तिब्बी इमदाद का तकाजा करते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर फिजियोथेरेपिस्ट, जिनसे हम ये जानेंगे कि नर्व कंप्रेशन का मौसर इलाज किस तरह से किया जा सकता है। डॉक्टर वसीम जावेद ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ये नर्व कंप्रेशन की जो आम वजूहात हैं वो पहले आप हमें बताएं कि वो क्या होती हैं। आज चूँकि टॉपिक है लो बैक पेन का, तो हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे चल रहा है, 8 सितंबर अभी रिसेंटली गुजरा है, जिसमें हमारा मेजर फोकस जो है वो लो बैक पेन ही है। नर्व कंप्रेशन की जो मेजर वजूहात होती हैं वो अगर हम डिवाइड करें उसमें डिफरेंट एज पीरियड्स के दौरान ये लो बैक पेन हो सकती है, नर्व कंप्रेशन हो सकती है। यंग्स में नॉर्मली 20 से 35 ईयर्स की एज में अगर हम बात करें तो डिस्क की डिजनरेशन स्टार्ट होती है अगर गलत पोस्चर में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सिटिंग की जाए, अगर पानी का इस्तेमाल कम किया जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, एक टर्म यूज़ की जाती है डेसिकेशन, उसमें पानी की कमी हो जाती है डिस्क में और डिस्क के अंदर पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी बड़ी वजह होती है कि अगर हम ज़्यादा देर बैठें या ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दें, जैसे हमने जिम करना है या एक्सरसाइज करनी है और बहुत ज़्यादा हम रेपिटेशंस करते जा रहे हैं, तो डिस्क के ऊपर और वर्टिब्रा के ऊपर बेजा लोड आने से ओवर यूज़ हो जाता है। ये तो है यंग के अंदर। और अगर हम ओल्ड एज में जाएं तो ओल्ड एज में सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और साथ में डिफरेंट डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के प्रॉब्लम साथ में चल रहे होते हैं और लोग चहलकदमी बिल्कुल नहीं करते, जैसे आपने शेयर किया। तो ये वजह बनती है कि डिस्क घिसना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस के अपने स्पेसेस रिड्यूस कर देती है और जहाँ से नस निकल रही है उसको दबाना शुरू कर देती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो भी एक बड़ी वजह है आजकल ये नर्व कंप्रेशन की, या जिस तरह से आपने बताया कि डिस्क में भी फिर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। एक तो ये है कि एक ऐसा ह्यूमन जिसकी जनरलाइज्ड बॉडी गर्थ ज़्यादा है, यानी कि उसकी टांगें भी मोटी हैं, जिस्म भी हेल्दी है, वो तो नॉर्मल है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट जिसका पेट बहुत ज़्यादा हैवी हुआ हुआ है, लटका हुआ है, कॉन्स्टिपेटेड है, गैसेस रहती हैं, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ऐसे ही है जैसे आपने पेट पे कुछ हैंग कर लिया और वो सारा लोड बैक पे जाता है। सो इन दिस केस यस, मोटापा या इस तरह जो एबनॉर्मल वेट चेंजेस, ओबेसिटी, ये कॉज करती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, फुटवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली हम जूता पहनते हैं, वो पुराना हो जाता है, घिस जाता है, बहुत हार्ड जूता पहनते हैं और हर वक्त हमारा काम है हार्ड ज़मीन पे चलना या टाइल्स पे चलना। तो अगर हमारे फुटवेयर्स पुराने हो गए और अगर हम उनको चेंज नहीं कर रहे, रिप्लेस नहीं कर रहे, अल्टीमेटली तमाम का तमाम लोड हमारी स्पाइन के थ्रू इस सेंटर से ट्रांसमिट होता है ऊपर बॉडी में, तो ये भी लीड करता है टुवर्ड्स लो बैक पेन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके इलाज की तरफ जरा आ जाते हैं कि हमें सबसे पहले पेन किलर्स की तरफ जाना है, सिम्टम्स क्या हो, कैसे इसका टेस्ट करवाना है, क्लिनिकल कोई चेकअप है, कोई MRI है, कोई एक्सरे है?
अच्छा, एक सिम्टम्स कहलाते हैं मेडिकल में, कहते हैं वो चीज़ें जो पेशेंट हमें बताता है। नॉर्मली पेशेंट हमें आके बताते हैं डॉक्टर साहब हमें बहुत शदीद दर्द है। अच्छा, इस केस में दर्द जो नर्व की होती है वो स्पेसिफिकली ऐसी होती है जैसे किसी ने नाइफ लेके आपके टिश्यू के अंदर जो है वो एंटर कर दिया और इस तरह की पेन आ रही होती है, और वो आ रही होती है, जा रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है, हम इसे कहते हैं रेडिएटिंग पेन आ रही है। दूसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो होता है कि सुन हो जाना। हम मेडिकल में सुनने से कहते हैं कि टच का एहसास खत्म हो जाना या टच का एहसास कम हो जाना। ठीक है। नॉर्मली मेरे पास जब पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे सुन है, टच करके देखता हूँ तो वो सुन नहीं होता, वो भारीपन होता है बेसिकली। तो भारीपन मस्कुलर टाइटनेस की वजह से आ रहा होता है। एक और सिम्टम जो बहुत अहम है जो कि यहाँ मेंशन करना जरूरी है, वो कीड़ियों का चलना है। सनसनाहट चल रही है, चल रही है, चल रही है, और हमें ये मैच करना होता है कि जिस जगह पे सनसनाहट आ रही है क्या वो मुहरे का कनेक्शन वही है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मुहरों की एक वर्टेब्रा उसकी नर्व दब रही है तो उसका एक ख़ास एरिया के अंदर स्प्रेड है, यानी कि वो ख़ास जगह पे सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल एक नर्व अगर गोडे के ऊपर सिर्फ सप्लाई करती है तो हमें ये पता लगता है कि अगर इस रीजन में सुन आ रहा है या सनसनाहट आ रही है तो पीछे उस हिस्से में खराबी होगी। तो हम हर चीज़ को मैच करते हैं और फिर पेशेंट का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, टेस्ट कौन से करवा लेने चाहिए या क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही है जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, और उसके बाद जो मेडिसिन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे आपने मेंशन किया कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन उर्दू में हम उसे कहते हैं कि डॉक्टर को खुद से मरीज को देखना होता है कि मरीज में क्या क्या मसले हैं, उनको निकालना होता है। इसे हम कहते हैं साइंस क्या ले रहा है डॉक्टर, क्योंकि असल में उससे डायग्नोसिस बनता है। पिछले 10 सालों से रिसर्चेज आ रही हैं जो कि ये कह रही हैं कि MRI इज मिसडायग्नोसिस टू लो बैक पेन, और रिफ्लेक्ट ये कर रही हैं कि MRI कोई डायरेक्टली टेस्ट नहीं है कमर का। हाँ, अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी होगी, गिर गया, या मिसाल के तौर पे कोई जिम करते हुए उसको कोई झटका पड़ गया, तब तो समझ आती है कि कोई इंजरी ना हो, ये देखने के लिए हम MRI की तरफ चले जाएं या एक्सरे की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर किसी को रात सोने के बाद सुबह उठ के या टांग उठा के कोई दर्द आ गई है, वजू करते हुए आ गई है, सो इन दैट केस MRI की टेक्निकली जरूरत नहीं होती, क्लिनिकली पेशेंट को देखना जरूरी होता है। ये तो आ गई डायग्नोसिस की बात। अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि जब हम पेशेंट लेते हैं और फिजियोथेरेपी स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें तो हम कॉजेज़ को देख रहे होते हैं कि किस वजह से दर्द आ रही है। किसी पट्टे की वजह से आ रही है, किसी जोड़ की वजह से आ रही है, किसी मैकेनिकल इशू की वजह से आ रही है। मैकेनिकल क्या चीज़ है? मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि मेरी हड्डी जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो गई और मेरी बॉडी एक तरफ शिफ्ट हो गई, धड़ शिफ्ट हो गया, या मेरी एक टांग लंबी हो गई, एक छोटी हो गई, या मेरी जो कूले की हड्डी है घूम गई, एक ना घूमी। तो ये मैकेनिकल इश्यूज होते हैं। वर्टिब्रा में कोई रोटेशन आ गए, तो ये मैकेनिकल इश्यूज जो है एक थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे तरीके से असेस कर सकता है। अगर हम बात करें कि बाकी जो हमारे डिफरेंट तरीका इलाज हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब तरीका इलाज बहुत अहम है, लेकिन उसमें ये देखा जाए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंजेक्शन लगवाना है, इंजेक्शन जो है वो डिफरेंट तरह के काम करता है। एक इंजेक्शन होता है जो नस को सुन कर देता है, जिसे हम नर्व ब्लॉक कहते हैं, वो सुन कर देता है, वो सिम्टम जो आ रहा होता है पेशेंट का उसका एहसास खत्म कर देते हैं। दूसरा इंजेक्शन होता है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड जो है वो क्या करता है, वो ऐसे ही है जैसे एक थोड़ी छोटी हथौड़ी है जो कि छोटे से कील को ठोकने के लिए, उसको एंटर करने के लिए यूज हो रही है, एक बहुत कमरे जितना हथौड़ा है। अब स्टीरॉइड इज जस्ट लाइक कमरा जितना हथौड़ा, आप इतना बड़ा लोड देते हैं पेशेंट के ऊपर, उसको हील करते हैं। बेसिकली स्टीरॉइड का काम भी ऐसे ही है कि सोजन को कम करना, दर्द के एहसास को कम करना, लेकिन फिर वही बात है कि वो अल्टीमेटली सिम्टम को ट्रीट कर रहा होता है। अच्छा, ये एक हमारे पास मॉडल भी आप एक साथ लेकर आए हुए हैं, बोन स्ट्रक्चर जो है हमारा, मैं चाहूंगा इसके थ्रू हमें गाइड करें कि जब सैटिक नर्व हमारी प्रॉब्लम करती है, कहाँ इश्यूज क्रिएट होते हैं, डिस्क अगर प्रॉब्लम करी है वो कैसे यहाँ पर हम बता सकते हैं? अच्छा, मैं आसान अल्फाज में अगर ये समझाऊं तो ये हमारे मुहरे कुछ इस तरह के अंदर से मौजूद हैं बॉडी में, और ये सिर्फ हड्डियां हमें नज़र आ रही हैं, और ये जो पीली कलर की हमें नस नज़र आ रही है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नर्व, ये नर्व नज़र आ रही है। खून की नालियाँ अलहदा होती हैं, नर्व्स अलहदा होती हैं। खून की नालियाँ जो है वो खून लेके जाती हैं, जो नस होती है, नर्व जो होती है, ये जो है करंट लेके जाती है, जैसे हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही होती है। सो ये जो करंट्स हैं, ये अगर कहीं सप्लाई ख़राब हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, हमारे जिस्म में भी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, तो ये जिस्म में उस एरिया में गलत करंट देती है और सर्ज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, यानी कि जिस्म के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देती है। सो हमें ये देखना होता है कि ये जो नर्व है ये कहीं दबाव में तो नहीं आ रही, अगर तो दबाव में आ रही है तो फिर इसको देखना होता है। अच्छा, शियाटिका अब एक इंपॉर्टेंट चीज है। शियाटिका इज ए प्रेजेंटेशन, एक अलामत है। शियाटिक नर्व
इरिटेशन एक प्रॉब्लम है। हम शियाटिका समझते हैं कि शायद ये बीमारी है कोई, इट्स ए सिम्टम, ये अलामत है। और अलामत क्या है जी कि पेशेंट को हिप से लेके पाँव तक खराबी आ रही होती है। सिम्टम मैं पहले डिस्कस कर गया हूँ। अच्छा, नॉर्मली जो हमारी नर्व दबती है वो किस जगह से दबती है? ये वो पॉइंट्स हैं, 3 मोहरे वो हिस्से हैं जहां हमारी नर्व दबती है। टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि अगर मैं रोजाना 100 मरीज देखता हूं नस दबने के, तो उसमें कोई शायद 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बकायदा नर्व दब रही होती है। 90 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नर्व दब ही नहीं रही होती, बाकी जगह से उनको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सो हमारी जो शियाटिक नर्व है वो यहाँ जहाँ मैं, जैसे मैंने उंगली स्प्रेड की है, ऐसे निकलती है और होती हुई इधर से, ये जो सुराख है इधर से निकलती हुई टांग में आ जाती है। यहाँ पट्टे लगे होते हैं, उस जगह पे भी ये नस दब सकती है, नीचे जाते हुए भी दब सकती है, गोडे के किसी पॉइंट पे भी दब सकती है। सो डॉक्टर ने अच्छे तरीके से देखना होता है किस जगह पे दब रही है और उसके बाद ठीक है। अच्छा, फिजियो का मैं बस एक चाहूंगा लास्ट कमेंट आप कह रहे हैं कि फिजियो के थ्रू हम किस तरह से इस पेन को मैनेज कर सकते हैं, कितना लंबा ये प्रोसीजर है? अच्छा, एक तो सबसे पहले आपको मुस्तनद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, हम उसको देखते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन टेक्निकल बंदे के लिए है, नॉन टेक्निकल बंदे के लिए नहीं है। सो जब आप वो इलाज करते हैं तो कई दफा सिम्टम्स खराब हो जाते हैं। सो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपने जाना तब है जब आपको अगर कोई मेडिसिन 3 दिन खाने से इलाज नहीं हो रहा, आराम नहीं आ रहा, तो आपको फौरन फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए। अगर आपका मैदा, स्टमक जो है वो खराब रहता है, आंतों के अंदर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह रहता है, तब भी कोशिश करें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, क्योंकि मेडिसिन आपको अल्टीमेटली खराब कर देती है। तीसरी बात ये कि अगर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए सुन नहीं हो रहा, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, क्योंकि कई दफ़ा मेडिसिन असर नहीं कर रही होती, तो फिजियोथेरेपिस्ट जैसे ही ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट के आने से पहले और आने के बाद उसी सेशन में चेंज आ जाता है पेशेंट को, तो ये रिकवरी इस तरह से आराम से नज़र आ जाती है। सो फिजियोथेरेपिस्ट कुछ बेसिक जोड़ों को रिलैक्स करता है, पट्ठों को रिलैक्स करता है, कुछ स्ट्रेचेस करता है पट्ठों के। हमारी स्किन के नीचे एक झिल्ली है, पट्ठों के ऊपर एक झिल्ली है, उन झिल्लियों को रिलैक्स करता है जो कि मेजर पेन कॉज कर रही होती है। एक चीज़ यहाँ वर्थ मेंशनिंग है जो कि मैं यहाँ लाजमी बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा आंतों के अकड़ने की वजह से कमर दर्द आ रही होती है, गुर्दों की मेल अलाइनमेंट की वजह से, फीमेल में पेल्विस यूट्रस की मेल अलाइनमेंट की वजह से कमर दर्द आ रही होती है, टांगों में पट्ठों के अकड़ान की वजह से कमर दर्द आ रही होती है। सो हमें तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से असेस करना ज़रूरी होता है। इवन आपकी फुट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पाँव, लेग लेंथ, हर चीज़ में चेंज आ रही है, तब भी कमर में दर्द यहीं आती है। गर्दन के अकड़ान की वजह से सारा लोड तो हमारी बैक, क्योंकि दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी, यहाँ से वेट सारा शिफ्ट होना है, सारी फोर्सेस शिफ्ट होनी है। तो फिजियोथेरेपिस्ट अल्टीमेटली अच्छे तरीके से इसको असेस करके फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत देर पा इलाज है, ठीक है, विद इन डेज, लाइक विद इन 2 वीक्स, 1 वीक या विद इन अ डे मोस्ट प्रोबेबली। अगर कोई बहुत क्रॉनिक मसला नहीं है, कोई 10 साल 15 साल इतनी देर में नहीं डेवलप हुआ, तो फौरन पेशेंट बेहतर हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम जावेद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI ने हाल ही में अहम बयानात दिए हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें धोखा दिया है और अब वो उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। अडियाला जेल रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए बानी PTI ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने 22 अगस्त और 8 सितंबर के जलसों के लिए धोखा दिया। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने 22 अगस्त के जलसे के लिए दरख्वास्त की थी कि वो मुलतवी कर दें, जबकि 8 सितंबर के जलसे के लिए NOC भी जारी किया था, लेकिन फिर भी धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी पहले से थी और 10,000 लोगों को 24 घंटे में उठा लिया गया। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ को याहिया खान की पॉलिसियों से मुवाजना किया और कहा कि आज भी वही पॉलिसी चल रही है। उन्होंने कहा कि वो 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, चाहे इजाज़त मिले या ना मिले, और कौम को पुरअमन एहतजाज की तैयारी करने का भी कहा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि उनके बयान पर माजरत करने वाले बुज़दिल हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर माजरत नहीं की जाएगी, लेकिन इस बात पर भी रद्द-ए-अमल दिया कि अगर काबिल एतराज़ अल्फाज अदा हुए हैं तो कवानीन मौजूद हैं जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। उमर अयूब ने 9 सितंबर को ब्लैक डे करार दिया और कहा कि पार्लियामान पर हमला अवाम के घर पर हमला था। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नकाबपोश लोगों को पार्लियामान में दाखिल होने दिया। उधर कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ।
ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी का रहनुमा जनरल बाजवा से मिलने के लिए डिग्गी में छुप कर गया था, जिसे उन्होंने पीटीआई की मुनाफिकत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के 9 मई के वाक़यात और फ़ौज की तौहीन के हवाले से मुसलसल इक़दामात ने मुल्क की सियासी फ़ज़ा को मज़ीद बिगाड़ दिया है। ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान के फैसलों पर भी तनकीद की, जिन्होंने काबीना में वज़ीर दिफा के खिलाफ आर्टिकल 6 के फैसले की हिमायत की थी। इजलास के दौरान में देखा कि शानदाना गुलजार और अली मोहम्मद खान ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के जवाब में शोर शराबा किया, जिस पर वज़ीर दिफा ने तबसरा किया कि इनकी दुम पर पैर रखा है, जिसकी वजह से वो चीख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने शानदाना गुलजार को मुखातिब करते हुए कहा कि वो उनके मुंह नहीं लगना चाहते और अली मोहम्मद खान के जवाब पर भी रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें कहा गया कि तमीज़ उन्होंने अली मोहम्मद खान से ही सीखी है। इसी सारी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बानी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम देख रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। आप इस ऐलान को किस तनाजुर में देख रहे हैं? बहुत बार बहुत से ऐलानात किए गए, बानी पीटीआई को हमेशा से ही कहा जाता रहा है कि वो यू टर्न ले लेते हैं अपने बयानात पर। आपको लगता है कि इस बार यू टर्न होगा या ये उनका फाइनल डिसीजन है? पहली बात तो ये है कि तस्लीम कर लिया बानी खान साहब ने कि कोई मुज़ाकरात हो रहे। अब अगर वाकई मुज़ाकरात हो रहे थे तो फिर वो नाकाम क्यों? और अगर मुज़ाकरात हो रहे थे तो कौन मुज़ाकरात कर रहा था, कहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे, खान साहब क्या मुज़ाकरात में चाह रहे थे? ये जो हुकूमत कहती है कि ना रुकू मांग रहे हैं, क्या यही चीज़ थी? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि क्या अपने लीडर को, अपने वर्कर को कोई एतमाद में लिया गया कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी माहौल में, सियासी निज़ाम में, पार्लियामान में, जमहूरियत में सियासी जमातें आप बात किया करते हैं। इट मीन के खान साहब उधर ही खड़े हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन खान गंडापुर के बयान की हमायत करता हूँ, तो मुझे आप भी बताएं या आपके व्यूअर बताएं कि जिस तरह की जबान इस्तेमाल की सहाफियों के बारे में, खवातीन के बारे में, यही फिर पीटीआई है। अगर बानी पीटीआई उन तमाम चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसी गुफ्तगू पे माफी मांगी है वो बुज़दिल हैं, तो हम फिर क्या मांगते हैं? फिर तो हुकूमत कहती है, जो पाकिस्तान की रियासत कहती है कि ये इंतशार फैलाते हैं, ये इंतशारी टोला है, ये मुल्की रवायात को, मुल्की तहजीब को खराब करने वाले लोग हैं, फिर तो वो ठीक कहते हैं। अगर इस तरह की गुफ्तगू को आपने सपोर्ट करना है और जो ऐसी गुफ्तगू पे मादरत करें उनको आपने मुश्किल कहना है, फिर आप मुल्क में क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह की जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। हम देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर के बयान की भी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बानी पीटीआई ने भी कह दिया कि माजरत नहीं करनी चाहिए, कोई उसकी वजूहात नहीं है, जो भी माजरत कर रहा है वो बुज़दिल है। तो फिर आपको लग रहा है कि अब ये पार्टी की अपनी उसूली पोजीशन इस वक्त सामने आ चुकी है, वो किसी भी सूरत माजरत नहीं करेंगे, बल्कि अली अमीन गंडापुर तो ये कह रहे हैं कि अगली बार जब मौका मिला उन्हें तो वो इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। नहीं, बात यह है कि रियासत को या खास तौर पर हुकूमत को जो मुल्क के कवानीन है उनके तहत एक्ट करना है। मसलन 9 मई का वाक़या है, 9 मई में जो कुछ हुआ, क्या 9 ये तो चले अल्फाज थे, जो 9 मई को हुआ वो तो एक्शन था, वो तो बाकायदा टारगेट किया गया हर उस दिफाई तनसीब को या दफ्तर को जो प्योरली मिलिट्री के साथ था, शोहदा की यादगारें हों या वो कोर कमांडर या जिना हाउस हो लाहौर वाला। तो उस तनाजुर में तो सिर्फ ये नहीं है कि इन अल्फाज को या ऐसी तकारीर को बर्दाश्त करना है, बल्कि हुकूमत को, रियासत को एक्ट करना है। और रियासत और हुकूमत एक्ट करें तो दरमियान में अदालतें आ जाती हैं। यानी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल अभी तक सस्पेंड पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट में पहले स्टे हो गया, फिर उस कानून सस्पेंड हो गया, फिर उस कानून के खिलाफ स्टे आ गया कि जी आप ट्रायल तो कर सकते हैं, आप सजा नहीं सुना सकते। इधर से ताने हम भी ताने देते हैं हुकूमत को कि 1.5 साल हो गया, क्या आप कहें कि उन्होंने ठीक किया, उन्होंने बेहतरीन किया था, दैट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान का मफाद इसी में था। अगर इससे बरखिलाफ है और ये पाकिस्तान के मफादात पे एक जद है और पाकिस्तान के इमेज को तबाह करना है, तो फिर उसका कोई ना कोई जिम्मेदार तो है। उसको जिम्मेदारान को कब आप सजाएं देंगे? आप तो सिंपैथी उनकी फेवर में चलेगी जो बेचारों को जेल में रखा।
वो बेचारे जो इन्वोक कर रहे थे, जो इंस्टिगेट कर रहे थे, जो बता रहे थे, जो लोगों को डायरेक्शन दे रहे थे, कह रहे थे कि फला फला जगह पे आपने हमले करने हैं जाकर, तो ये एक मॉकरी ऑफ द सिचुएशन बनी। ठीक है, और जिस तरह से अब बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि याहिया खान के दौर की पॉलिसियों से मुवाजना कर रहे हैं इस दौर का, आप इस मुवाजने को किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल से तबसरे हैं जो शेख मुजीब की तारीफ से शुरू हुए। इधर से ये तारीफें कर रहे थे और उधर से शेख मुजीब के मुजस्समे उछाले जा रहे हैं। वो कौन उछाल रहा था? बांग्लादेश की आवाम उछाल रही। बांग्लादेश की आवाम ने तो वो सारा जो रिश्ते कौन है उसको, उसके नकूश ही मिटा दिए बांग्लादेश में। लेकिन इधर अब दूसरे एंगल से बात हो रही है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट को, पाकिस्तान के दो टुकड़े होने को इतना सेलिब्रेट किया जाता है और बताया जाता है कि नहीं नहीं जो है ना वो पॉइंट, बैक टू दैट पॉइंट के जी उधर आप जाकर कौमें अपने मादी से यकीनन सबक सीखा करती हैं, लेकिन कौमें अपने मादी पे तंग करने की बजाय आगे बढ़ने और मादी की गलतियों को दुरुस्त करने की बात किया करते हैं। क्या जो आप 9 मई को कर रहे थे, या अभी भी आप कह रहे हैं कि जी एहतजाज के लिए आवाम निकले, आप कहते हैं हकीकी आज़ादी, किससे हकीकी आज़ादी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी किससे? कोई इधर बरतानिया बैठा हुआ है, इधर अमेरिका बैठा हुआ है, या इधर इंडिया बैठा हुआ है, या इधर इसराइल बैठा हुआ है, या इधर रूस बैठा हुआ है? कौन है जिससे आप हकीकी आज़ादी की बार बार करते? और अभी कह रहे हैं कि नहीं हम 21 को जलसा करेंगे, बेशक हमें इजाजत मिले ना मिले। ये क्या? लेकिन पराशर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? हम बारहा देखते हैं, हम 9 मई के हवाले से बात भी करते हैं। सलमान अकरम रजा साहब की रिसेंट स्टेटमेंट भी सामने आई है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर GHQ के बाहर कोई एहतजाज किया गया तो वो भी पाकिस्तान की एक सड़क है, हक है अवाम का वहां पर जाकर एहतजाज करना। लेकिन फिर जिस तरह से आर्मी इंस्टॉलेशन पर अटैक किया गया वो यकीनी तौर पर गलत है। उन्हें हसासियत का तो अंदाजा है कि अगर कोई एरिया कॉर्डन ऑफ है तो वो किसी वजह से है। एक सड़क है, लेकिन कोर्ट कमांडर के घर के अंदर आग लगाना वो सड़क का हिस्सा है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को सारा दिन जला देना वो प्री पार्टीशन की एक यादगार है। और सबसे बढ़कर कर्नल शेर खान शहीद की जो यादगार है उसकी बेहुरमती करना, अगर ये आईनी है, ये कानूनी है, फिर मैं तो इस पे और कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, एक लास्ट कमेंट सिर्फ मैं आपसे चाहूंगा। पार्लियामान पर हमले का अब जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आप देखते हैं कि वो दुरुस्त इल्जाम है? 9 सितंबर का जो वाकया हुआ, उमर अयूब साहब की जो स्टेटमेंट है, आपकी उस पर क्या राय है? इसका असर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर किस तरह से पड़ेगा? वो ये कह रहे हैं याद सादिक इस तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार हैं एज स्पीकर कौमी असम्बली। ये बड़ी अहम बात है और बड़ा अहम सवाल है। आप देखें ना, पार्लियामान ने रात को कल शाम को रद्द-ए-अमल दिया है। सिर्फ PTI ने नहीं उसकी के बारे में बात की, बल्कि पार्टी ने बात की। खुद अयाज सादिक साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली में सख्त उसका नोटिस दिया। यही तो इदारे की स्ट्रेंथ है, यही पार्लियामान की स्ट्रेंथ है। जब परसों रात ये हो रहा था, इधर उधर उंगलियां उठ रही थी, क्या कर रही है हुकूमत, ये कर रही है, लेकिन कम अज कम बात तो सामने आ गई ना कि हुकूमत ने ही इसी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है कि ये कैसे हुआ, वीडियो आएंगी, ऑडियो आएंगी, ये कौन कर रहा था, और इससे अगर हुकूमत बदनाम हुई है तो क्या हुकूमत खुद अपने लिए बदनामी का सामान मुहैया कर रही थी या पैदा कर रही थी? ये बहुत सारे सवाल हैं। और अगर PTI और बानी PTI ने के दरमियान, PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बानी PTI ने रास्ते खत्म कर दिए, तो ये तो हुकूमत की अपनी विन है। जब बानी PTI कहते हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद कर दिए, किसकी विन? तो क्या वो दरवाजे इस परसों वाले रात के वाक़या की वजह से बंद हुए, या जिस तरह की गुफ्तगू 8 सितंबर के जलसे में की गई? मेरा ख्याल है जो कुछ 8 सितंबर के जलसे में कहा गया, शायद ही किसी मुल्क में इसकी इजाजत हो, शायद ही किसी मुल्क के कानून, शायद ही किसी मुल्क का अखलाकियात, शायद ही किसी मुल्क की रवायात के मुताबिक हो। ये नई नई चीजें हैं, नई नई रवायात हैं। वो एक ऐसी पार्टी की तरफ से हैं जो अभी भी कहती है कि हाँ बात होगी तो एस्टेब्लिशमेंट से होगी, और आज हमने पब्लिकली कह दिया जाए कि मुज़ाकरात के दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद कर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर जजिया का। शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से अहम खबर पर बात करेंगे और साथ ही चैंपियंस वनडे कप और कौमी अंडर 19 चैंपियनशिप के बारे में भी तफसील से बात करेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के दौरे के लिए 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस स्क्वाड की क़यादत बेन स्टोक्स करने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में इंजरी से वापस आए हैं। इस स्क्वाड में शामिल अहम खिलाड़ियों में रेहान अहमद हैं, शुएब बशीर हैं, हैरी ब्रुक हैं, क्रिस वोक्स हैं, जो रूट हैं, ओली स्टोन है और जॉर्डन कॉक्स शामिल हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी ऐलान तो कर दिया गया टीम के हवाले से, इंग्लैंड का जो 17 रुकनी स्क्वाड है, इनमें जो खिलाड़ी शामिल हैं, आप इस टीम लाइनअप को किस तरह से देख रहे हैं? इनकी टीम के दौरे पाकिस्तान में कामयाबी के जो इम्कानात हैं, वो किस टीम का पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अनवार भाई, अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम के खिलाफ तो है सारी टीम्स का पलड़ा भारी लग रहा है, माजरत चाहूंगा, लेकिन सीरियसली जो हालात इस पर चल रहे हैं हमारे, लेकिन इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपके लिए, मुझे पता है कि आप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हो, लेकिन स्टिल आपके लिए होता है ना कि रिदम में वापस आना, वापस उस चीज को मार देना जो आपको मार पड़ी है बांग्लादेश के अंदर, इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस टेस्ट स्क्वाड की बात करें इंग्लैंड की, तो आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। मैकुलम आपको पता है इनके कोच हैं, तो आप उस माइंडसेट से जा सकते हैं कि मैकुलम ने जो बेसबॉल क्रिकेट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो इसी एग्रेसिव अप्रोच के साथ वो लोग इस टूर्नामेंट के अंदर एंटर भी होंगे। बेन स्टोक्स वापस आ रहे हैं इंग्लैंड के लिए। अगर आप बात करें तो थोड़ा सा रेहान अहमद की बात कर लो, क्योंकि वो एशियन स्पिनर हैं। ज्यादा टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के लिए नहीं खेले हुए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो सा वो किरदार इंग्लैंड टीम में लेके आते हैं। तो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान की, लेकिन जो पाकिस्तान का 23 तारीख है, 21 तारीख को आई गेस इजलास है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें दोनों व्हाइट बॉल और यहाँ तक कि रेड बॉल के जो कोचेज हैं वो मौजूद होंगे। इस इजलास में पूरा दिन इजलास चल रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो से फैसले वो होने, चाहे वो अंडर 19 लेवल की बात करें, चाहे डोमेस्टिक लेवल की बात करें, किस तरीके से इसको लेके चलना है। वैसे क्रिकेट बोर्ड तो कह चुका है कि कप्तानी का इस पे कोई अपना सच कोई डिस्कशन है नहीं, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने जब चीजें छिड़ती हैं तो कप्तानी कहीं ना कहीं आप एनरूट बीच में करते हो, उस बारे में बात होती है, बेशक आप ओपन ना करना चाहो इस चीज में। तो इंपॉर्टेंट इजलास होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन सीरीज इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि बेशक आप टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो चुके हो फाइनल्स की, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि एटलीस्ट आपको एक रिदम वापस आता है। बड़ी टीम है इंग्लैंड, आसान टेस्ट मैच सीरीज नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ दिनों से वैसे हम ये सुन रहे थे कि जो कैप्टन है उस हवाले से कोई डिसीजन लिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान को कहा जा रहा था तीनों फॉर्मेट की शायद कप्तानी मिल जाएगी, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, आप ये समझते हैं? देखिए, रिजवान के बारे में तो आपको पता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं कप्तानी की अगर हम बात करें, लेकिन पाकिस्तान का एक थोड़ा सा एक इशू रहा है कि हम लोग उस चीज पे अब एज सच नहीं, आज भी बहुत बहुत कम हुआ कि हम कभी चले हो कि हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के डिफरेंट कप्तान हो। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर कोशिश की जाती है कि तीनों फॉर्मेट्स के डिफरेंट कप्तान होते हैं। यहाँ वनडे T20 का कप्तान हो जाता है, टेस्ट मैच का आप डिफरेंट कप्तान रखते हो। रिजवान की अगर बात करें डोमेस्टिक के अंदर, पेशावर को लीड करते हुए आए हैं, फिर मुल्तान सुल्तान को लीड करते हुए आए हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी बैक टू बैक ऐसा कप्तान रही है। फिर लीडरशिप स्किल आपको नजर आती है इनके अंदर रिजवान में। लेकिन एक मैंने कहा ना एक चीज, जब पाकिस्तान की कप्तानी की जिस वक्त आप बात करते हैं तो एक डिफरेंट बॉल गेम है, आपको हर किस्म के प्रेशर से उसमें गुजरना पड़ता है, चाहे वो आपके फैंस का प्रेशर हो, चाहे टीम का हो, मीडिया का प्रेशर हो। लेकिन एक अच्छी चीज अगर कप्तान इनके से बन भी जाते हैं रिजवान, तो एक अच्छी बात जो मुझे लगेगी, एक जो आपको बैकअप चाहिए ना इस वक्त, बाबर आजम स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि बाबर आजम के इर्द गिर्द आपको पता हर चीज अब घूमती है पाकिस्तान की, बड़े प्लेयर जरूर है उनके ऊपर इर्द गिर्द, तो उनको एक जो सपोर्ट चाहिए एक प्लेयर से, तो रिजवान शायद एक रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। उनकी आपको पता अच्छी एक पार्टनरशिप भी पहले रही है, फिर एक अच्छी अपना अंडरस्टैंडिंग भी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से इस टीम को लेके अगर वो कप्तान बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है खाली रिजवान, बाबर आजम होंगे, शान मसूद होंगे, शहीन शाह अफरीदी होंगे, 3-4 कप्तानों को उन्हें लेके चलना है, तो आसान चीज नहीं होगी अगर उनका कप्तानी के लिए नाम आता तो। ठीक है, अच्छा, चैंपियंस वनडे कप के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? आप इस इवेंट की अहमियत और इससे नए टैलेंट के भरने के जो इम्कानात हैं, आपको लग रहा है कि अब एक अच्छा टैलेंट हमें मिल सकेगा, जिसका बार बार मोहसिन नकवी साहब भी ये कहते रहे कि हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं है, तो उस बैकअप की जो तैयारी है वो पुरजोर हो रही है, इम्कानात हैं? देखिए अनवर भाई, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि अगर इस टूर्नामेंट की बात करूं तो थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास कुशन नहीं है, मुझे पता है लोग थोड़ा शिकायत भी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को लेके कि ये बहुत ही गलत टाइम पे खेला जा रहा है। किस सेंस में? क्योंकि आपकी अगली टेस्ट सीरीज है, आपने टेस्ट स्पॉट के अंदर ही रहना होता है ना, तो वनडे टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करें। लेकिन एक अच्छी बात, ऐसा यंगस्टर्स की बात करें जो 90s की पैदाइश है, तो आपको याद हो एक बात होती थी कि मैंने रावलपिंडी रैम्स या
फैसलाबाद वुल्व्स के लिए खेलना है, सियालकोट स्टैलियंस के लिए खेलना है। वो नाम बड़ा डोमिनेट पूरी दुनिया के अंदर करते थे, आज भी डोमिनेट करते हुए आए हैं। इस टूर्नामेंट की एक अच्छी अहमियत यह है कि आपके पास कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी इस टीम के अंदर शामिल किए गए हैं जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। फिटनेस लेवल की बात करें, शर्जील खान पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। उस पर के साथ अशरफ शफीक ने भी शायद कहा है कि उनको पाकिस्तान चैंपियंस कप में होना चाहिए था, क्योंकि आपको एक वो जो जारखाना ओपनर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक रोल आपके लिए प्ले शायद कर सकते थे। फिर उसके अलावा मुझे कल एक प्लेयर की बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, वो असगर की थी। आपको याद हो पेशावर जर्मी के लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे जिन्होंने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन वो शायद कहीं गुम हो गए थे तारीखी के अंदर। उनको कल देखा नेट्स के अंदर बॉलिंग करवाते हुए, तो एटलीस्ट उन लड़कों के लिए जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, मुझे पता है इस पर तनकीद भी हो रही है क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी से लड़कों को पिक किया गया, जो टॉप परफॉर्मर्स है उनको पिक किया गया यहाँ पर पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखते हुए। लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट कुछ आप कोशिश कर रहे हो कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कुछ एक स्टेबिलिटी लेके आने में। जो मैंने कहा ना इजलास है वो इतना इंपॉर्टेंट आपका कि आपने आखिरकार आगे प्लानिंग क्या करनी है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खाली, आपने वर्ल्ड कप तक की प्लानिंग करनी है कि हमने टीम को किस तरीके से लेके जाना है, मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेलनी है। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो आपकी बेस होती है, उसके ऊपर बहस होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बहस होगी कि उसको क्या लाइमलाइन में आप लेके आते हैं। ठीक है, बस अभी की जो सिचुएशन है वो देखकर आपको क्या लग रहा है? अभी हम बांग्लादेश से जिस तरह से टेस्ट सीरीज हारे हैं होम ग्राउंड पर, उसके बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आगे भी इंग्लैंड की टीम आ रही है, टेस्ट मैचेस के हवाले से तैयारी करनी चाहिए थी, तमाम प्लेयर्स को वनडे कप में बिजी कर दिया गया। आपको लगता है कि दुरुस्त टाइमिंग है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अनफॉर्चुनेट है कि आपके पास आज सच टाइम नहीं है। आप देखें ना, अगर आप पूरे कैजुअल की बात करें, बैक टू बैक पाकिस्तान के पास सीरीज है, आपके पास कैजुअल नहीं है। लेकिन चलें, कम से कम इन रोल मुझे पता है कि बड़ा गलत टाइम पे, क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आप वनडे मोड में लेकर आए, लेकिन एटलीस्ट लड़के टच में तो रहेंगे ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने, क्योंकि गैरी कर्स्टन की बात करूँ, उन्होंने इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहना है कि वो जाके देखेंगे लड़कों को कि कौन सा लड़का टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक में है। लेकिन इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए इंग्लैंड की भी है, टेस्ट सीरीज है। मैंने कहा ना कि आप बैक इन द रिदम, आप वापस आते हो, बेशक वो जो भी मामला था आपके बांग्लादेश के खिलाफ है, वैसे झटका आपको पता है बांग्लादेश नहीं खाली देके गई, उनको भी झटका लगा हुआ है। श्रीलंका ने दोनों टेस्ट मैचेस में उनको शिकस्त दी है, तो वो भी बहुत बड़ा सख्त झटका है इस वक्त इंग्लैंड को लेके। तो वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करना चाहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनके ज़हन में वही टेस्ट चैंपियनशिप इस वक्त जारी है। और इंग्लैंड की अगर बात करें तो वो बेसबॉल क्रिकेट खेलती है, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। पिंडी की विकेट पे मैच होना है, जब तक कि अपना अपडेट आ रही है मुल्तान पे ना, जो कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है बॉलर्स को भी सपोर्ट कर रही है, तो आसान नहीं होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। तो बात होगी क्रिकेट के हवाले से, और अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं म्यूजिक के हवाले से। मिराल इसबा हमारे साथ मौजूद होंगी गुलकारा स्टूडियो में, सलमान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मिराल, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिराल, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, म्यूज़िक की तरफ आपका किस तरह से आना हुआ? कोई फैमिली बैकग्राउंड था या आपका पैशन था सिर्फ? फैमिली बैकग्राउंड भी है, मतलब पेरेंट्स भी गाते हैं, साथ बजाते भी इंस्ट्रूमेंट्स, और भाई भी बजाता है इंस्ट्रूमेंट्स। पापा वर्शिप करते हैं और मामा भी क्वायर में थी, और इसी तरह मैं भी स्कूल में स्कूल से ही क्वायर में थी। उसके बाद कॉलेज में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। कनेड कॉलेज में पढ़ी और कनेड आइडल वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे मैं सेकंड पोजीशन मेरी आई थी। इसी तरह और भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो शौक तो काफ़ी देर से था। ठीक है, और अब इस शौक को प्रोफेशन में आप तब्दील कर रही हैं, एज अ करियर किस तरह से देख रही हैं? इंडिपेंडेंट सिंगर के तौर पे देख रही हूँ, अपना म्यूजिक बनाना और इसको एज अ प्रोफेशनली लेके जाना। और आपको लगता है कि आजकल के दौर में ये इतना आसान है, जब हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं जहाँ पर जाहिर बात है लोग अपना टैलेंट दिखाकर उनके जो सक्सेस रेशो है वो फिर दिनों में सामने आ जाता है। पहले दौर में आपको चैनल्स के पास जाना पड़ता था, अब आपके फ़ोन में, आपके हाथ में हर चीज़ अवेलेबल है। हाँ जी, आसानियाँ हो गई हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो गई, हम चैनल्स बना सकते हैं, अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं दूसरे लोगों तक। लेकिन मुश्किलात भी थोड़ी सी हैं, लेकिन लेट्स होप इंशाल्लाह मतलब फ्यूचर ब्राइट है। और किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है? किस तरह के गाने आप गाती हैं? कौन सा जॉनरा है आपका? मोस्टली पॉप और क्लासिकल सुनती हूँ बहुत शौक से। ठीक है, और किसको सबसे ज़्यादा फॉलो करती हैं पाकिस्तान में? क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे पास हैं जिन्हें क्रॉस द बॉर्डर भी लोग सराहते हैं, बहुत बड़े नाम हैं। नईरा नूर जी, पुराने सिंगर्स में से मैडम नूर जहान जी, ये सारे। तो आज क्या सुना रहे हैं फिर आप? आज अली ज़फ़र का चल दिल मेरे सॉन्ग सुना रही हूँ मैं। चलें जी, सुन लेते हैं। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। ठीक है,
है, जबरदस्त। अच्छा, तो किसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं जो फीमेल सिंगर हैं आज के जनरेशन के, किसको फॉलो कर रही हैं आप ज्यादा? आसिम अजहर इज डूइंग ग्रेट, वो अच्छे गाने निकालते हैं। फीमेल्स में जी, फीमेल्स में इस जमाने की नहीं, लेकिन हदीका क्यानी होगी, मतलब पुराने दौर के पुराने जो लोग हैं, ठीक है। और अगर हम इंडिया में बात करें, क्योंकि इंस्पिरेशन वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है गानों की, वहाँ की इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ किसको फॉलो कर रही हैं? श्रेया घोषाल जी, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, शान। अच्छा, ठीक है, काफ़ी नाम है और ये बहुत बड़े नाम है वहाँ के, जो कि कह लें जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अरसे संभाले रखा और बहुत अच्छे गाने भी दिए हैं। तो अभी आप एज अ करियर अगर हम इसको देखें, बहुत से लोगों का ये फोकस होता है कि उन्हें सिर्फ कॉन्सर्ट करने हैं, किसी को सिर्फ प्लेबैक म्यूजिक देना है, आपका क्या फोकस है? प्लेबैक म्यूजिक और कॉन्सर्ट्स तो फिर साथ साथ होते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेज आपको साथ साथ करनी पड़ती है रिकग्निशन के लिए, ताकि लोग जाने। तो बेसिकली प्लेबैक सिंगिंग एंड देन कॉन्सर्ट्स। ठीक है। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिंगर है जिसे आप चाहती हैं कि ख्वाहिश है मिलने की? सजाद अली, लाइक आई एम अ फैन ऑफ हिम, वो बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब उनका म्यूजिक। अच्छा, हमारे प्रोग्राम पे जितने भी लोग कभी भी आए हैं ना, उन्होंने हमेशा से आतिफ असलम का नाम लिया है। आतिफ के साथ लोगों का एक जो क्रेज है वो अलग ही है, लेकिन आप जिस तरह से सजाद साहब का कह रही हैं, वो भी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी इंडस्ट्री का। तो कभी किसी सिंगर से कोई मुलाकात हुई, कभी किसी से कुछ सीखने को मिला? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए। अलहमरा से भी मैंने म्यूजिक सीखा है, तो वहाँ पे लाइक वो सिखाने आते थे, वोकल क्लासेस देते थे, तो काफ़ी कुछ उनसे लेसन सीखे हैं। तो अच्छा, बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि सिंगिंग अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, जो ऑटो ट्यूनर्स आ गए हैं, जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि अगर किसी की आवाज़ नहीं भी अच्छी है तो वो रिफाइन कर दी जाती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है सिंगर बनने के लिए? देखिए, रियाज तो करना पड़ता है, मतलब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। ऑटो ट्यूनर होता है यूज़, ठीक है, लेकिन रियाज सबसे ऊपर चीज़ है कि मतलब उसको आपको करना पड़ता है। ठीक है। तो ऑटो ट्यूनिंग होती है, लेकिन प्रैक्टिस भी होती है। लेकिन कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? क्योंकि जो पुराने हमारे सिंगर्स थे उनका तो हमने देखा था कि वो पूरा पूरा दिन रियाज करते थे और गले का बड़ा स्पेशल केयर की जाती थी। आज उतना ध्यान रखा जाता है या उतना रियाज किया जाता है? ये डिपेंड करता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट्स रियाज कर लेती हूँ। ठीक है। तो अभी वैसे मेरे लिए कम है, लेकिन मुझे इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन मतलब 45 मिनट्स मेरा होता है। किससे सीखती रही हैं आप शुरू से? अलहमरा से पहले मैंने सीखा है अब्दुल रऊफ से, सर अब्दुल रऊफ से। उसके बाद मेलोडी ग्रूव म्यूजिक सोसाइटी है, जहाब हुसैन मेरे दोस्त हैं, तो उनसे 6 मंथ्स मैंने सीखा और अभी मजीद सीख रही हूँ। ठीक है। और अब अपने म्यूजिक पर भी काम कर रही हैं आप? अपना कोई गाना आपने अगर तैयार किया है? हाँ जी, किया हुआ है, और दूसरा भी इन प्रोसेस है। जो मेरा पहला सॉन्ग है वो मैंने खुद ही लिखा है, कंपोज भी किया, गाया भी खुद ही है। तो वो इंशाल्लाह इन कमिंग मंथ्स हो जाएगा वो रिलीज। उसके बाद फिर सेकंड जो इन प्रोसेस है वो भी हो जाएगा। चलें, कुछ और सुना दें फिर आज हमें। अच्छा, कहाँ हो तुम? स्केल, लो स्केल। कहाँ हो
बहुत खूब, ज़बरदस्त। अच्छा मिराल, बहुत से सिंगर्स को फिर हमने देखा है, या जो भी लोग अपनी इस फील्ड में आ जाते हैं, फिर वो स्टडीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो स्टडीज़ भी आपने साथ साथ कंप्लीट की हैं? मेरा एमफिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने किया है, तो अभी फिलहाल मैं म्यूजिक पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अपना म्यूजिक लेकिन ये कि स्टडीज़ आपने कंप्लीट कर ली हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमने देखा, अगर हम अपने स्टार्स की भी बात करें या क्रॉस दी बॉर्डर भी हम देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, एक्टर्स ऐसे हैं, सिंगर्स ऐसे हैं, जिन्होंने फिर अपने पैशन के लिए स्टडीज़ को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। आपको लगता है कि ये करना ठीक रहता है? ये भी डिपेंड करता है, लाइक इंडिविजुअली डिपेंड करता है, लेकिन वैसे करना चाहिए आपको, अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ रखना चाहिए, पैशन को भी रखना चाहिए म्यूज़िक को, और साथ पढ़ना भी चाहिए। ठीक है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे ड्रामाज हैं उनके OST बड़े फेमस हो रहे हैं, उसकी आपको लगता है कि क्या रीज़न है? वो जो कहानी से कनेक्ट करते हैं, बहुत बहुत बड़े हमारे सिंगर्स हैं जो कि ड्रामों के OST गाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे ही है कि वो ड्रामा के साथ उसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, और माशाल्लाह से हमारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, जो भी इमर्जिंग सिंगर्स हैं जो OSTs गा रहे हैं। तो बेसिकली यही रीज़न है कि वो एक तरह से कनेक्ट इंसान कर पाता है, एज अ व्यूअर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम जब भी बॉलीवुड की इंडस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पर तो फिल्में इतनी ज़्यादा बनती हैं कि सिंगर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ पर काम करने के लिए, कि एक साल में सैकड़ों की तादाद में फिल्में बन रही हैं। पाकिस्तान में उस तरह से फिल्म मेकिंग पर काम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अगर साल में 1 या 2 फिल्में आ जाती हैं, वो भी ईद के मौके पर, तो सिंगर्स के लिए फिर वो एक कम ज़रा रूम बचता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए या अपना टैलेंट दिखाने के लिए। इस पे ये है कि इंडिपेंडेंटली वंस अगेन इंडिपेंडेंटली अगर अपना म्यूज़िक हम बनाएं खुद से, जो हमारी क्रिएटिविटी है वो लोगों तक पहुंचाएं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ज़रिया बन सकता है, सोर्स हो सकता है। बाकी ये फिल्म मेकिंग यहाँ पे कम है, OSTs पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और हमारे जितने सिंगर्स के यहाँ गाने फिर हिट हो जाते हैं, वो फिर हम इंडियन फिल्म्स में देखते हैं कि उनको किसी न किसी तरह रिमिक्स करके तो वहाँ पर फिर चलाया जाता है। तो ये भी बहुत गलत है कि यहाँ की इंडस्ट्री को भी फिर आगे जाएगी तो सिंगर्स हमारे आगे जा सकेंगे। बिल्कुल, ऐसे रीमेक्स काफ़ी आ जाते हैं बॉलीवुड में, तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है और काफ़ी यूनिक वॉइसेस हैं, लेकिन बस वो यही है कि वो रीमेक्स बन जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारी बेस्ट विशेस हैं मिराल आपके फ्यूचर के लिए। मिराल इस्बा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। लास्टली मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपको गाना हमारे साथ शेयर करें। नियत शौक थोड़ा सा नीचे नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से भर ना जाए कहीं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मिराल इस्बा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।